अब राजयोगाध्याय समाप्त करके सामुद्रिकोध्याय में आज प्रवेश कर रहे हैं और वही राजयोग का लक्षण सबसे पहले हस्तरेखा से जानने के लिए यही आता है। जनने प्रबालो जस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा चरणे वस्यं राज चिन्हं प्रजायते। जनने प्रबलो, जन्म समय में, जिनके जन्म समय में प्रबल राजयोग करे वा चरणे वस्यं, तो कुंडली में मैंने देखा जन्म समय में राजयोग है। इसको करे वा चरणे अवश्यं राज चिन्हं प्रदायते, ऐसे जातक को जिसके जन्म कुंडली में राजयोग का चिन्ह होगा उसको अवश्य से अवश्य कुंडली में भी राजयोग का चिन्ह होगा। कौन कौन सा चिन्ह होगा इसके लिए कहते हैं आनामूलगा रेखा दैव पुण्य विदामिता मध्यमांगुलिमारभ्य मणिबंधांतमाद मागसा रेखा विशेषेण राज्य लाभ करी भवेत दुष्ट फलदा क्षीण फलदा। अब देखिए, जिसके हाथ में अनामिका के अंगुली के मूल से अथवा मध्यमा अंगुली, अनामिका यह हो गया जो कनिष्ठा और मध्यमा के बीच वाला अंगुली अनामिका हो गया, ये अनामिका के मूल से अथवा मध्यमा के मूल से पूरे हाथ के पर्यंत, यहाँ तक मणिबंध पर्यंत जिसको स्पष्ट रेखा मोटी गहरी है हो, वह जो है अवश्य राजा होता है, अवश्य राजा होता है। यह रेखा यदि अगर खंडित होता है तो खंडिता दुष्ट फलदा, तो वो राजयोग भंग कर देता है। क्षीण फल प्रदा, और वह रेखा पतला होता है वह रेखा तो साधारण जमींदार बनने वाला होता है। क्या होता है? वो राजा नहीं होता है। राज चिन्ह जन्म कुंडली में आपने कुंडली बनाया और उसके कुंडली में जैसा पूर्व में मैंने राजयोगाध्याय में का अध्ययन किए हैं, तो वह राजा होगा। तो उसके हाथ में भी अवश्य से अवश्य राज चिन्ह होता है। उसमें पहला चिन्ह यही कहे हैं कि अनामिका मूल से अथवा मध्यमा के मूल से मणिबंध पर्यंत ऊर्ध्व रेखा यदि अगर स्पष्ट गहरी मोटी हो, अखंडित हो, खंडित नहीं हो, तो वह अवश्य राजा होता है। कहीं से टूट गया है, खंडित हो गया है, तो वह राजयोग को भंग करता है, वह राजा नहीं होता है। और यही रेखा यदि अगर क्षीण हो, पतला हो, तो वो
राजा नहीं होकर के जमींदार धनवान आज होता है। समझ गए? आगे बढ़ा जाए। अब कहते हैं जौ का चिन्ह। अंगुष्ठ मध्य पुरखस्य जस्य विराजते चारुजवोजस्वी स्वंत भूषा सहितो विभूषा जोखा जने गणेश समर्थ। अंगुष्ठ मध्य, ये अंगुष्ठा है हाथ, इसका मध्य ही है। इस मध्य में इसको जौ के समान रेखा होता है, उसे जौ रेखा कहते हैं। वो विराजते जस्य विराजते अंगुष्ठ मध्य पुरखस्य जस्य विराजते चारु जबू। तो वह होता है क्या? यशस्वी होता है। और स्ववंश भूषा सहित, और जो है अपने कुल में भूषण होता है, समझे? और मणि के समान जो है वो अपने कुल में आदर भी पाता है। विभूषा जोखा जनेरर्थ गणेश समर्थ। और क्या होता है? रमणी के साथ उसका विवाह भी होता है। भूषण वाहन आदि से युक्त वह व्यक्ति धनाढ्य होता है। समझ गए? अंगुष्ठ के मूल में मध्य में जौ का चिन्ह होता है, वो अपने वंश में कुलभूषण होता है। और उनको जो है रमणी सुंदर पत्नी होती है। और भूषण आभूषण गहना गुड़िया आदि सबसे वो धनवान रहता है। हाँ, चलिए अब कहते हैं और रेखा सबके बात हाथ में। वैशारिणो वा तपवारणो वा चेतवारणो दक्षिण पाणि मध्ये सरोवरं चांकुशं एव जस्य बिना च राजा भुवि जायते सः। अब देखिए क्या कहते हैं। जस्य नरस्य दक्षिण मध्य, दक्षिण पाणी मध्य, पाणी माने हाथ, जिस पुरुष के दाहिने हाथ में, जस्य पुरुषस्य नरस्य दक्षिण पाणी मध्य चेत वैशारिणः, हाथ में यदि वैशारिण माने मछली होता है, मछली का चिन्ह हो। आप तो मछली के नाम ही सुन के कूद जाइएगा। हाथ में तो मछली का तो जो जरूर रेखा रहेगा। तो मछली का चिन्ह हो। बातप माने, बातप का अर्थ होता है कि ये धूप बसात आदि से बचाने वाला छाता, छाता। हाँ, वो हो गया बातप। और फिर कहते हैं बातप वारण, उसको हटाने वाला आवरण तो छाता होता है। और एक ठो होता क्या है, तो आवरण चेत वारणो, फिर कहते हैं वारण। तो वारण क्या? एक वारण का अर्थ होता है हाथी, हाथी। चेद वैशारिण बातप वारण और वारण माने हाथी। सरोवरम, सरोवर माने होता है तालाब। हाँ, चांकुशम और अंकुश,
अंकुश होता है ऐसे। देखिए वह जो है हाथी चलाने वाला जो महतवार होता है वो अपने हाथ में वो अंकुश रखता है ऐसे। हाथी जब बदमाशी करता है तो उसको ऐसे चुभाता है, सुभाषी हाथी चेतता है, उसको चेतना जागृत करने के लिए अंकुश रखता है। तो अंकुश का चिन्ह हो। फिर कहते हैं वीणा, तो वीणा का चिन्ह हो तो वो राजा होता है, जिसके हाथ में जिस राजयोग कुंडली में हो, राजयोग कुंडली में हो और हाथ में जौ का चिन्ह हो, मछली का चिन्ह हो, छाता का चिन्ह हो, हाथी का चिन्ह हो, तालाब का चिन्ह हो, अथवा अंकुश और वीणा का चिन्ह हो तो वह राजा होता है। चलिए अब कहते हैं मूसल शैल कृपान हलांकितं करतलं किल जस्य सवित तपः कुसुम मालिकया फलमीदृशं नृपतिरेव नृपाल भवे जदा। अब कहते हैं कि जस्य करतले, जिनके हाथ के में मूसल का चिन्ह, मूसल माने क्या होता है, जिसको उखली मूसल जानते हैं ना, हाँ, तो मूसल का चिन्ह हो। शैल का चिन्ह, शैल माने पर्वत, पर्वत का चिन्ह हो। कृपाण, कृपाण माने तलवार का चिन्ह हो। हल, हलांकितम, हल का चिन्ह हो। और कुसुम मालिकया, और फूल की माला का चिन्ह हो। तो वह जो है वित्तपहा, यानी वो धनवान होते हैं। नृपति रेव नृपाल भवे जदा, और यदि ये किसी राजकुमार के हाथ में ये चिन्ह हो तो वो निश्चित रूप से राजा होता है। ये सब वस्तु तो सामान्य रेखा वाली बात है, छोटी छोटी रेखा वाला बात तो नहीं है विचार करने का। ये सब तो स्मरण रखने वाला है कि जो हाथ फैलाया उसको देख लिए कि इसमें कहीं तालाब का चिन्ह है, कहीं पर्वत का चिन्ह है, या कहीं छाता का चिन्ह है, या कहीं वृक्ष आदि का चिन्ह है। तो अब चलिए कहते हैं फिर 7वां श्लोक में, करतले पिचपाद तले नृणांग तुरज पंकज चापरथांगत ध्वज रथासन डोलिकया कया समं भवति लक्ष्मरमा परमालये। करतले पिचो, हाथ में और पाद में भी, पैर के तलवे में या हाथ में, दोनों में यदि अगर जिस नाम जिस मनुष्य के पूरा का चिन्ह हो, और पंकज माने क्या होता है, पंख माने होता है कदवा, कीचड़, तो उसमें जो निकलने वाला वह पंकज कहलाता है। तो कमल होता है पंकज में। तो जिसके हाथ में या पैर में घोड़ा का चिन्ह हो, कमल का चिन्ह हो, चाप माने धनुष का चिन्ह हो, है, और चक्र का चिन्ह हो, ध्वजा का चिन्ह हो, रथ, रथासन यानी सिंहासन का चिन्ह हो, डोलिका, डोलिकया समंग
और पालकी का चिन्ह हो तो उसका भवती लक्ष्म रमा, लक्ष्म रमा परमालय, उसके घर में लक्ष्मी का निवास स्थान हो जाता है। जिसके हाथ में ऐसा ऐसा चिन्ह हो उसके घर में जो है लक्ष्मी का निवास हो जाता है। हाँ, तो अब हम लोग कुंभस्तंभो बातुरंगो मृदंग पाद्या बंधो बाद्रुमो जस्य पुंसः कंचदंडो खंड लक्ष्म्या परितः किं वा सोऽयं पंडितः सौंडिको बा। अब देखिए, जिसके हाथ में मतलब कुंभ का, कुंभ माने घड़ा का चिन्ह हो, घड़ा का चिन्ह हो। स्तंभ, स्तंभ माने होता है खूंटा का चिन्ह हो। तुरंग, घोड़ा का चिन्ह हो। मृदंग, मृदंग का चिन्ह हो। द्रुम माने वृक्ष, द्रुम माने वृक्ष, वृक्ष का चिन्ह हो। दंडो छड़ी आदि का चिन्ह हो। तस्य अखंड लक्ष्म्या परितः, उसके यहाँ अखंड लक्ष्मी का निवास होता है। किंबा सोयम पंडिता, अथवा वह जो है मतलब विद्वान, लक्ष्मी से युक्त विद्वान पंडित होता है। अथवा धनाढ्य सौंडिक होता है। देखिए, वैसे सौंडिक को ये चूड़ी भी कहलाते हैं, और कलवार जो होता है दारू बनाने वाला, बेचने वाला, जानते हैं ना, वो भी जो है सौंडिक कहलाता है। लेकिन फिर भी जो भी हो वो धनाढ्य होता है। समझ गए? चलिए, अब कहते हैं विशाल भालुम्बुज पत्र नेत्र है, सुवृत्त मौलिक क्षिति मंडले सह। वाह वाह। आजानुबाहो पुरुषं तमाहो शोनी भृतांग मुख्य तरंग महांतः। देखिए, कहते हैं विशाल भालू, जिसका ललाट जो है विशाल होता है, और अंबुज पत्र नेत्र है, कमल के समान उसका जो, कमल के पत्र के समान उसका नेत्र होता है। सुवृत्त मौली ही, और फिर क्या कहते हैं, जो कि गोलाकार सुंदर जो है शरीर, सुवृत्त मौली ही होता है। अक्षति मंडले सह, तो वो, और फिर वह जो है पृथ्वीपति कहलाता है। और उसमें चिन्ह है, पहले तो क्षिति मंडले सा कह दिए। आजानुबाहु, आजानुबाहु किसे कहते हैं जानते हैं? आ माने होता है समन्तार, आजानु माने होता है घुटना। तो जिसका हाथ जो है घुटने तक लंबा हो उसे आजान बाहु कहते हैं, जानते हैं? हाँ, आजान बाहु कहते हैं। बड़ा भाग्यशाली होता है जो आजान बाहु होता है। घुटना तक जिसका हाथ लंबाई में होता है वह आजान बाहु जो है होता है, वह भाग्यशाली होता है। तमाहो क्षोणी वृतांग मुख्य तरंग मानता, तो वो राजाओं में श्रेष्ठ आदरणीय पृथ्वीपति महाराज कहलाता है।
विशाल भालोम भुज पत्र नेत्र है, ललाट उसका पूरा विशाल हो। आपके आपने कुंडली में उसको राजयोग बना करके पहले दे दिया है, फिर उसको सामने में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि इसका ललाट जो है चमक रहा है और विशाल है, नेत्र जो है कमल के पत्ते के समान खिल करके हंस रहा है, सुंदर दिखाई देता है। सुवृत्त मौली, और मस्तक जो है वह जो है गोल है। आदान बाहु, आदान बाहु है वो, समाहु उनको जब कहना चाहिए आओ कहा गया है। क्षिति मंडले सह, अर्थात पृथ्वीपति राजा महाराजा होता है, और क्या होता है तो आदरणीय होता है, सभी राजाओं में श्रेष्ठ होता है। समझ गए? नाभिर गभीरा सरला चनासा, वक्षस्थलंग्रसशिला तलालभम, आरक्त वर्णो खलु जस्य पादौ, मृदु भवेतां तंद्रपोत्तम स्यात्। अब जिस मनुष्य के नाभि जो है वह गंभीर हो, अर्थात गर्त हो, गड्ढेदार हो, होता है ना नाभि में धसा हुआ रहता है, तो गहरी हो, और सरलाच नासा, और नाक उसका सीधा हो, सुगा के लोल के समान उसका नाक हो। वक्षस्थलं रत्नशिला तलामम, और उसका वक्ष अर्थात छाती जो है वह चौड़ी हो, कैसा? रत्नशिला के समान चौड़ी हो। तो क्या कहते हैं? आरक्त वर्णो खरुजस्य पादौ, और दोनों पैरों के तलवा जो है उस सुंदर रंग लाल रंग का, और मृदु भवेतांग सभोत्तम, और कोमल कोमल हो, वो राजा होता है। क्या सब होता है? हाथ में तो राजा होता है। तो नाभि गहरी हो, नाक सीधी हो, यानी सुगा के समान हो, हाँ, और सुग्गा के ठोड़ के समान हो, छाती चौड़ी हो रत्नशिला के समान, दोनों पैर के तलवा जो है लाल लाल रंग का कोमल हो, वो जो है क्या होते हैं? राजा होते हैं। समझ गए? चलिए अब कहते हैं राजते कर गोजस्य तिलोतुल धन प्रद है, तथा पाद तले पुंसांग वाहनार्थ सुख प्रद है। अब देखिए, इस मनुष्य के दाहिने हाथ में हो, जानते हैं ना काला तिल जो होता है उसके समान चिन्ह, तो वो बहुत बड़ा धनवान होता है। हाँ, दाहिना हाथ में हो तो। और जिसके दाहिने पैर के तरवा में यदि ये तिल का चिन्ह हो तो उसको बहुत सवारी मिलता है। यदि अगर राज योग हो कुंडली में तब तो बहुत वाहन के मालिक हो गए। राजयोग अगर नहीं हो तो आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत जो है गाड़ी घोड़ा पर घूमने वाला होगा। ट्रैफिक पुलिस भी हो सकता है, ट्रैफिक पुलिस भी न हो सकता है, हैं? बॉस के स्टैंड के इंचार्ज भी हो सकता है, हैं?
तो वो देख करके ऐसे ही नहीं कहना है कि आप राजा हो जाइएगा। कुंडली में राजयोग है, वास्तविक राजयोग है। तब यदि अगर पैर के हाथ के तलवा में हो, तरहत्थी में यदि दाहिने हाथ के करतल में यदि तिल का चिन्ह हो तो वो राजा होता है, बहुत धनवान होता है। और यदि अगर दाएं पैर में काले तिल का चिन्ह हो तो उसको बहुत सवारी की प्राप्ति। समझ गए? राजवस प्रजातानां समस्त फल में दृशम अन्य कामल्पतांग जाते तथा व्यक्त सुलक्षणम। अब देखिए, राजकुल में जो उत्पन्न हुआ है राजकुमार, उसके हाथ और पैर में यदि अगर चिन्ह है तो क्या होगा। लेकिन यदि साधारण कुल में उत्पन्न व्यक्ति यह सब चिन्ह हो तो जरूर वह श्रेष्ठ पुरुष होगा, धनवान होगा और श्रेष्ठ। तो इति श्री सामुद्रिक नाम अष्टमोध्याय। यह जो है सामुद्रिक नाम का 8वां अध्याय है। कल से आप कल स्त्री जात का अध्याय पढ़ना है कल से। वो भी 2-3 दिन 4 दिन का खेला है। उसके बाद से ठीक है, बड़ा बढ़िया जो है लक्षण सब है, पढ़िए। आज धमाका जी आपके कहाँ गए हैं? आज ठीक है, मैंने फोन किया था, उनका बंद था। खूब मस्त रहिए।